साथियों नमस्कार। गांव की गूंज के एक बेहद खास और प्रेरणादायक एपिसोड में आपका स्वागत है। अक्सर कहा जाता है कि अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़े शहरों का रुख करना पड़ेगा। दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जाए बिना तरक्की संभव नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जिन्होंने इस सोच को पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। एक ऐसा युवा जिसने गांव की गलियों से निकलकर डिजिटल दुनिया के शिखर तक पहुंचने का सपना देखा, जिसने सिर्फ अपना भविष्य नहीं संवारा बल्कि टेक्नो ऑप्टिमाइज जैसी कंपनी खड़ी कर आज दर्जनों ग्रामीण युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे मंच पर मौजूद हैं मनीष पांडे जी, जो न केवल एक सफल उद्यमी हैं और CEO हैं, बल्कि ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति के एक बड़े सूत्रधार भी हैं। तो मनीष जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, अपने पॉडकास्ट गांव की गूंज में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन से कुछ अपने जीवन की मैं चीज़ों को यहाँ पे बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो मेरा सफ़र रहा है उसको मैं सही से यहाँ पे बता पाऊँ। जी बिल्कुल सही। मनीष जी, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कुशीनगर की मिट्टी से निकल करके आपने कंपनी खड़ी की है। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? सर, एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड था, जी जी, एक हम अपने यहाँ एक टेम्पलेट चलता है कि इंटरमीडिएट के बाद आपको बाहर शहर में जाना होता है पढ़ने के लिए। जी जी, तो मेरा भी कुछ सफ़र ऐसा ही रहा है। इंटरमीडिएट के बाद बीटेक में किसी कारण उसमें नहीं जा पाया, तो मैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग आपकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर से शुरू किया। अच्छा। तो डिप्लोमा करते हुए एक होता है ना कि आदमी को उसमें रुचि नहीं रहती है, लेकिन चूंकि एक भीड़ उस दिशा में चल रही होती है, हाँ, तो उस दिशा में आदमी वो काम करता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग करते हुए मुझे उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। हाँ, तो हमारे कुछ साथी थे, हम 5 लोगों का ग्रुप था। तो हम लोगों ने 3rd सेमेस्टर में डिसाइड किया कि हम कुछ अलग करेंगे। अच्छा। तो हमने ऑनलाइन, उसमें गूगल का ट्रेंड था, गूगल पे सब लोग सारी चीजें सर्च करते थे। तो हमने ऑनलाइन सर्च किया कि हम इस समय अभी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि यूट्यूब पे हम वीडियोस बना के, यूट्यूब पे वीडियोस बना के हम अर्निंग कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने एक डिप्लोमा ट्रेंड करके एक चैनल बनाया। अब उस पर हम लोग क्या करते थे कि अपने स्टडी से रिलेटेड चीजें डालते थे। धीरे धीरे करते करते उस पर हम लोगों ने 1.5 साल मेहनत किया और चैनल मोनेटाइज भी हुआ। और उससे जब हमें अर्निंग आने लगी तो मैं उस ग्रुप में से लगा सोचने की आखिर यूट्यूब हमें पैसे क्यों दे रहा है। सही बात। तो मैंने इस चीज पे जब रिसर्च शुरू किया तो मैंने देखा कि उस समय, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, अभी डिजिटल मार्केटिंग का चलन उतना था नहीं। तो मैंने देखा कि जो बड़े शहरों में और जो बड़े ब्रांड्स हैं वो एडवर्टीजमेंट के लिए यूट्यूब को पैसा देते हैं। बिल्कुल। और यूट्यूब हमारे वीडियोज पे एड दिखाता है, उसका पैसा आता है। तब फिर मैंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा। मैंने देखा कि अपने गांव में क्या स्थिति है। अगर किसी छोटे व्यापार को, गांव के व्यापार को, या फिर कहिए तो गोरखपुर के या फिर इधर के लोकल के स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, अगर उनका एडवर्टीजमेंट हम सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे करना चाहें तो कैसे करें। तो मैंने इसके बारे में देखा कि मैं बेंगलोर और दिल्ली में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा था। बड़े शहरों की बात करें, अगर हम टीयर 1 टीयर 2 सिटीज की बात करें, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का काफी चलन था। तो वहां से मुझे सेंस हुआ कि इसका चलन जो है गांव में भी आने वाला है। तो 2019 में मैंने पहली वेबसाइट बनाई थी, अमर डिजिटल एजेंसी के नाम से, हमारे दादाजी का नाम है। जी। हाँ, तो चूंकि उस पर ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी और का था, तो मैंने इस कंपनी का नाम रख दिया इंटरनेट प्रचार। लेटर ऑन कुछ और भी इशूज के चलते अब कंपनी टेक्नो ऑप्टिमाइज के नाम से जानी जाती है। फिर आपने चेंज किया। हाँ, टेक्नो ऑप्टिमाइज नाम हम लोगों ने बाद में इसको ब्रांडिंग के स्तर पे कुछ सोच के लाया गया है। इसका बेसिक मतलब होता है टेक प्लस ऑप्टिमाइज, मतलब तकनीकी रूप से ऑप्टिमाइजेशन करना। एक कंपनी का मीन है, उसका अपना ब्रांड है और तब से चल रहा है। क्या ये भी रजिस्टर्ड फर्म है? हाँ सर, ये एक फर्म रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड होने के साथ साथ ये स्टार्टअप इंडिया एंड स्टार्ट इन यूपी दोनों जगह से इसको रिकॉग्निशन भी प्राप्त है। अच्छा। और हम अभी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में जो है उसके अंदर हम इंक्यूबेटेड हैं। अच्छा। और एक जागृति सेवा संस्थान है, उनके अंदर भी हम इंक्यूबेटेड हैं। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि स्टार्टअप को किसी संस्था या किसी एनजीओ के द्वारा हेल्प मिलना। क्योंकि स्टार्टअप के पास शुरू में उतने पैसे नहीं होते हैं, बिजनेस आप जीरो से बिल्ड कर रहे हो तो आपके पास बैकअप नहीं होता है, आपके पास मार्केट की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो इन सारी चीजों में इंक्यूबेशन सेंटर हमारी मदद करते हैं। तो अभी मैं 2 जगह से इंक्यूबेटेड हूँ। इसे देखा गया कि अक्सर लोग बिजनेस शुरू करने के लिए बड़े शहरों को चुनते हैं, आपने गांव को टारगेट किया है।
ऐसा क्यों? सर दिक्कत क्या है कि अगर हम सभी सफल लोग गांव छोड़ के शहर चले जाएंगे जी जी तो गांव पे कौन रुकेगा? बात तो सही है, लेकिन जितनी बड़ी कंपनियां हैं जी बेसिकली आपके जॉनर की, वो कहीं न कहीं बड़े शहरों में ही अपना कारोबार कर रही हैं। तो बड़ा एक यूनिक आइडिया है, चैलेंजिंग भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में टेक्निक को अभी भी लोग समझ रहे हैं। जी, तो आप इस चुनौती को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं? सर जब मैंने शुरू किया था, जी जी, देखिए बड़े शहरों में लोग कंपनी क्यों ओपन करते हैं? बड़े शहरों में उनको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल जाते हैं, मार्केट कनेक्ट मिल जाता है। जबकि गांव में आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों की उपलब्धता अभी उतनी नहीं है। लेकिन मेरे साथ क्या सीन था कि शुरू मैं भी अभी स्टूडेंट लाइफ से ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने का सोचा था कि हम लोगों के लिए एडवर्टाइज करेंगे। यह बहुत ही लो कॉस्ट फर्म होता है। अच्छा। इसमें ज्यादातर आपके स्किल्स मीन्स आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको मैसेज को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं उनकी अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो मैं एज अ फ्रीलांसर इट मीन्स कि एक बंदा है और वो अलग अलग कस्टमर के साथ काम कर रहा है, तो एज अ फ्रीलांसर मैंने इसको शुरू किया था। देन आफ्टर इग्नू ने 2021 में एक बिजनेस प्लान कंपटीशन कंडक्ट कराया। अच्छा। ये नेशन वाइज कंपटीशन था जिसमें कुछ 336 के अप्रॉक्स लोगों ने अपना बिजनेस प्लान वहाँ पे दिया था। तो मैंने अपने बिजनेस प्लान को भी वहाँ पे दिया कि मेरा ये प्लान है कि मैं गांव में करना चाह रहा हूँ। क्योंकि सर देखिए, अगर आप कुछ अलग करोगे तो एक नया रास्ता खुलता है, लोग आपको कंसीडर करते हैं, आप थोड़ा सा भीड़ से हट के दिखते हो। एक फिलॉसफी सेट करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी कंपनी आप देखेंगे, चाहे लिज्जत पापड़ देख लीजिए, चाहे मतलब एक साइकिल प्योर अगरबत्ती देख लीजिए, उन्होंने साइकिल पे चल के बेचा है, तो एक फिलॉसफी रहती है किसी कंपनी की। तो मैंने उसे सेट किया कि मैं गांव में चीजें कर रहा हूँ, और यही चीज मैंने अपने बिजनेस प्लान में इग्नू को कम्युनिकेट किया। इग्नू को मैंने बताया, उन्होंने हमारे बिजनेस प्लान को फर्स्ट अवार्ड दिया 2021 में। हर साल इनका बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन होता है, 2021 का मैं विनर रहा हूँ। और वहां से मेरी मेंटरशिप तब शुरू हुई। इग्नू के साथ हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमारे इंटरव्यूज होते थे, हमें बताया जाता था, हमारी स्किलिंग होती थी, और उसमें मुझे मेंटरशिप मिलता था। अच्छा। कि आप गांव में इसको कंटिन्यू करिए। और 2021 में जो जिला पंचायत चुनाव हुआ था, पहली बार था अहिरौली नगर पंचायत में कि किसी का यूट्यूब और फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट चल रहा था। प्रत्याशी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं प्रत्याशी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन यूट्यूब एंड फेसबुक पहली बार लोग एडवर्टीजमेंट देख रहे थे, वो भी चुनाव प्रचार, वो भी प्रमोटेड, फॉलो किए हो ना किए हो, वो प्रमोशन चल रहा था। इलेक्ट्रोलर प्रमोशन था वो पहली बार मेरा 2021 में। तो एक फिलॉसफी है कि मुझे गांव में इसको बिल्ड करना है। इसके अराउंड कई सारे और भी स्टार्टअप भारत के हैं, जैसे जोहो कंपनी के बारे में आप सुने होंगे। वो भी लोग गांव में ही हैं एंड उनका अपना चल रहा है। तो एक फिलॉसफी मैंने इसको किया हुआ है। और थोड़ा बहुत यह है कि अपने समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों को हो जाए कि चीजें क्या हैं। अगर यहाँ के 5 युवा भी मेरी एजेंसी में जॉब करेंगे तो उन्हें पता चल पाएगा कि जो शहरी जॉब वाला इन्वायरमेंट होता है वो गांव में भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने इसको गांव में शुरू किया। शुरुआत में जब आपने टेक्नो ऑप्टिमाइज की नींव रखी, तो वो कौन से संघर्ष थे जो आपको करना पड़ा? क्योंकि जब किसी भी कंपनी की शुरुआत होती है तो बड़ा संशय मन में रहता है जी। चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। और आपने वास्तव में एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां जो खास करके डिजिटल मार्केटिंग करती हैं, गाँवों में बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से इस चीज़ को भी समझते नहीं। हम लोग आगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब आपने कंपनी शुरू किया, इसके पीछे की कहानी तो आपने थोड़ी सी बताई, संघर्ष क्या क्या किया और इस स्तर तक आप लेके आए? सर अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो सबसे बड़ा संघर्ष, अगर कोई 21-22 साल का युवा जो है जॉब के रास्ते को छोड़ के अपना कुछ शुरू करने जाए, तो सबसे बड़ा संघर्ष उसके खुद के परिवार में शुरू होता है। उसके गार्जियन, और जाहिर सी बात है गार्जियन अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। और एक सीधा तरीका ये हो सकता है कि हम किसी अच्छे कंपनी में या फिर गवर्नमेंट पोस्ट पे हो जाएं, जहाँ से हमारी एक कंसिस्टेंट इनकम बन जाए। तो माता पिता जो है एक तरह से एश्योर्ड हो जाते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर के।
तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करूं। हाँ, लेकिन एक तरीके से देखिए ना कि कोई भी प्लान होता है, बिजनेस होता है, अगर आपको भी या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, तो ऐसे नहीं कि माइंड में आया और शुरू कर दिया। जब मैंने पहली बार अपना ऑफिस रेंट किया था जगदीशपुर चौराहे पे, तो उसके पहले मैं इग्नू के कंपटीशन को जीता था। वहां से मुझे वैलिडेशन मिला था। वैलिडेशन इट मींस कि वहां से एक कंफर्मेशन था मेरे लिए कि हाँ, जो आप काम कर रहे हो एटलीस्ट तो नहीं तो 336 जो अदर पार्टिसिपेंट थे उनसे तो बेहतर है। तो एक तरीके से वहां से कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप गांव से हैं, तो सबसे पहले उसका वैलिडेशन लीजिए किसी संस्था के द्वारा, किसी सीए के द्वारा, ये कितना चल रहा है। उसके लिए मार्केट रिसर्च करिए, दुकान जाकर के, मार्केट में जाकर पास आप जाएंगे तो कन्विंस करने में वैलिडेशन आसानी दे देता है कन्विंस करने में। तो रिसर्च बहुत जरूरी हो जाता है इसमें। और दूसरा संघर्ष था कि फंड्स के बड़े इश्यूज रहे हैं मेरी लाइफ में। थोड़ा बहुत मैं लोन ट्रैप में भी फंस गया था, छोटे मोटे मोबाइल लोन, क्योंकि शुरू में जब आदमी शुरू करता है तो उसे समझ नहीं आता, बस होता है कि किसी तरीके से शुरू हो जाए, जो कि एक गलती भी कह सकते हैं आप, या तो एक उत्साह में लिया गया निर्णय कह सकते हैं। तो एक संघर्ष रहा है फंड से रिलेटेड। लेटर ऑन मैं कई जगह से इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह की हेल्प से कुछ फंड्स इकट्ठा कर पाया और कंपनी को चलाया। जी। जैसा कि आपने अभी सुना कि फोन से लोन एक ट्रैप होता है, मैं अपने सभी दर्शकों को अपने कार्यक्रम के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूं कि आप जो ऐड आते हैं बीच में किसी भी वीडियो के और लोन से रिलेटेड, तो आप इनसे बचें, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैप होता है। जब आप इसमें उलझ जाते हैं तो कई प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर आपसे ब्याज वसूला जाता है, और कहीं न कहीं इसमें छोटे बच्चे और नए युवा ही फंसते हैं। और जब तक वो इस जाल को समझते हैं, काफ़ी कुछ बिगड़ चुका होता है। कई सारे लड़के आत्महत्या कर चुके हैं। तो मैं अपने मंच से आप सभी दर्शकों को एक प्रकार से सावधान करना चाहता हूं कि अपने भी बचें और दूसरे को भी बचाएं। मनीष जी, जब आप सखौली गांव की गलियों में घूमते हुए, क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनेंगे? सर, डिजिटल क्रांति का हिस्सा तो अभी बनने में बहुत देर है। अभी तो हम उसके नहीं, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लिए वैसे तो मुझे इस बारे में थोड़ी नॉलेज है, बहुत नहीं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए यह कह सकता हूं कि बिल्कुल नई चीज है। और अभी इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे आगे कार्यक्रम में। लोगों को बताया जाए कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, आपसे लोग कैसे जुड़े, उनको कैसे फायदा पहुंचे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या आपने सोचा था कि आप डिजिटल क्रांति, क्योंकि शुरुआत में जैसे आपने कहा कि शुरुआत तो आपकी केमिकल इंजीनियरिंग से हुई, जिसमें आपकी रुचि बिल्कुल नहीं था, केमिस्ट्री के फार्मूले में रुचि नहीं बन पाई क्योंकि आपको कुछ और करना था। तो ये जो आपने जो सोचा है इसको कि डिजिटल क्रांति का हम हिस्सा बनेंगे, इसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, वही था कि जब मेरा उसमें मन नहीं लग रहा था, तो मैंने देखा कि मार्केट में इसका ट्रेंड आने वाला है, और अगर हम इसे अपने गांव में करते हैं, कोई हुक स्टेप होता है जहाँ से सडनली आदमी चेंज कर लेता है। जी, वो मैं हुक स्टेप जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से भावना आ गई थी कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है। बात तो अच्छी थी। किसी और के अंडर ना जा करके, क्योंकि जब डिप्लोमा के दौरान मैं इंटर्नशिप करने जाता था, तो मैं देखता था कि जॉब करने के बाद जो, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को दोष नहीं दे रहा हूँ, अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं अलग कंपनियों में, लेकिन जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे मैं देखा कि जो हमारे पोस्ट पे लोग हैं, डिप्लोमा के बाद जो सुपरवाइजर की श्रेणी दी जाती है, सुपरवाइजर लोग हैं, उनकी क्या दशा है, 25-30 हज़ार सैलरी वगैरह। एंड अगर आप अभी गूगल कर लें कि बुधवार जैसे इलाके में मंथली आपको कितना चाहिए रहने के लिए, आमदनी मंथली कितनी होनी चाहिए, तो सर 1,20,000 सर्वाइवल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अभी उसमें इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीजें जुड़ी तो अलग ही बात है। तो मैं देखा कि इतना सारा करके तो ये हो रहा है, तो एक हो गया कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, और एक इनोवेटिव आइडिया कह सकते हैं उस समय के लिए। अभी तो काफी कॉमन होता जा रहा है ये चीज, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब आता है तो शुरू में ट्रेंड में रहता है, धीरे धीरे कॉमन हो सामान्य होता जाता है। तो उस समय के लिए एक इनोवेटिव आइडिया था ये। तो ये था कि मुझे खुद का कुछ करना है,
और मैंने उसे किया और हर जगह अपने बिजनेस प्लान को लेकर मैं सबमिट किया। स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टार्टअप यूपी हो गया, तरह तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए। मैं दर्जनों एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया हूँ, मैं सैकड़ों मीटिंग किया हूँ इन्वेस्टर्स वगैरह से कि हमें कुछ चाहिए, हमें फंड्स की जरूरत है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें तो होता है, एक आदमी इंटरनल मोटिवेशन होता है कि हमें खुद का कुछ करना है। भारत में इसका बढ़ावा तो दिया जा रहा है लेकिन अभी उसी पैमाने पर नहीं। जैसे कि शार्क टैंक इंडिया कार्यक्रम आता है जी, जिसमें जो नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं लोग के जाते हैं और फिर वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति फंडिंग करते हैं। हालांकि उसमें भी काफ़ी झोलमाल है जिसको हम चैनल पे नहीं कह सकते जी, ठीक है, शोषण ज़्यादा हो रहा है इन सारी चीज़ों में। फिर भी आपने एक नया बदलाव लाने की कोशिश किया है और यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है। आपकी कंपनी जो टेक्नो ऑप्टिमाइज है जी, वो करती क्या है, इसको थोड़ा सा ना विस्तार से बताइए, क्योंकि यह नया बिल्कुल नया क्षेत्र है बिजनेस के लिए हमारे एरिया में। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा विस्तार से समझाएं ताकि हमारे दर्शक समझें और आपसे या आप जैसी अन्य कंपनियों से जुड़े और डिजिटल मार्केटिंग का वो लाभ उठाएं। जी सर, डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले हम थोड़ा मार्केटिंग के बारे में समझ लेते हैं। जी, मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे प्रमोट करते हैं, उसके बाद से हमारा जो कस्टमर बन रहा है, मान लीजिए हम चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो हमें कस्टमर मिलेंगे, फिर कस्टमर का हमारे प्रति फीडबैक क्या रहता है उसका, वो हमारे सर्विस प्रोडक्ट को लेने के बाद क्या फील करता है, देन उस ये सारा सिस्टम जो है प्रोडक्ट बेचने से लेके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन तक, ये पूरा मार्केटिंग के बीच में आता है। जी, मार्केटिंग के कई सारे चैनल्स रहे हैं और समय समय पे मार्केटिंग इवॉल्व होता गया। सबसे पहले अगर हम आज़ादी के टाइम की बात करें, जब टेलीविजन वगैरह यहाँ नहीं थे, तो अखबारों में ऐड आते, हाँ, अखबारों में हम लोग विज्ञापन दिया करते थे इन प्रिंट, जो आज भी चल रहा है, अखबारों के थ्रू चल रहा है। धीरे धीरे टीवी आया, तो टीवी का ऑपरेशन बहुत महंगा था, तो उसमें भी विज्ञापन लाया गया ताकि बड़ी कंपनियां, बड़े फर्म्स विज्ञापन के लिए पैसे दें जिससे वो पूरा तंत्र चल पाए। तो टीवी का ऐड आया, रेडियो पे हम लोग एडवर्टीजमेंट सुनते थे। धीरे धीरे इवॉल्व होते होते चीजें जो है, जब इंटरनेट आया, इंटरनेट आया तो इंटरनेट ने क्या किया कि सबके हाथ में हैंडसेट दे दिया, सबके पास लैपटॉप है। और टीवी में भी आप देखेंगे तो अब एंड्रॉयड टीवी का ज्यादा यूज होने लगा है। तो जहां जहां इंटरनेट वाली चीजें पहुंची हैं, सोशल मीडिया पहुंचा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड कुछ लड़के स्नैपचैट वगैरह यूज करते हैं। तो कई सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस या फिर अपने कंपनी की बात या अपनी रिक्वायरमेंट को विज्ञापन के तौर पे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्रॉप कर देना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर यूट्यूब पे या फिर आप कह लो गूगल पे या फिर वेबसाइट के थ्रू, मतलब वो प्लेटफॉर्म डिजिटल होना चाहिए। वहाँ पे जब हम अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अच्छा। और एक बहुत ही सीरियस चीज होती है, और एक रील बना के डाल देना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। एक आपने कहीं फोटो क्लिक कर दिया अपना एक बैनर का और उसको डाल दिया, या फिर बैनर डिजाइन करके डाल दिया, रैंडम कोशिश, वो तो रैंडम कोशिश होती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा गहरा चीज है। अब इसमें क्या होता है कि शायद आप आगे इसके बारे में हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं भी बता दे रहा हूँ। इसमें होता क्या कि जब हम किसी बिजनेस से जुड़ते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि उनका वो आखिर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या अलग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मार्केट से अलग कैसे। कोई भी दो बिजनेस एक ही मार्केट में, अगर दो किराने की भी दुकान है तो अगर दोनों चल रही हैं तो कुछ तो डिफरेंस दोनों में होगा। बिल्कुल हो सकता है कि दुकानदार की बिहेवियर में अंतर हो सकता है प्राइस का कुछ डिफरेंस हो, तो एक डिफरेंशिएटर होता है सबका कि वो क्यों अलग है। तो उस डिफरेंशिएटर पॉइंट मतलब जो अलग उनको करता है, जो अलग करता है, हाँ, उस फिलॉसफी को लेकर के उसके अराउंड हमें एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें कैसे धीरे धीरे करके इन चीज़ों को वहाँ के उनके टारगेट मार्केट मीन्स अगर कोई स्कूल है उसके यहाँ 10 किलोमीटर के अराउंड के बच्चे आते हैं तो उनका मार्केट 10 किलोमीटर का हो गया। तो उन 10 किलोमीटर के अराउंड में हम क्या ऐसा करें कि सारे गार्जियंस के मन में ऐसा हो जाए कि हाँ भाई ये स्कूल बेहतर है, इनके यहाँ भेजना चाहिए। तो ये पूरा एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि हम फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, जो एप्लीकेबल होगा वहाँ पे हम इसको करेंगे। अगर हमें मान लीजिए किसी को वेबसाइट से कुछ खरीदवाना है, उसके लिए गूगल सर्च काफी बढ़िया रहा है। आजकल एआई मार्केटिंग काफी ट्रेंड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे, तो समय समय पे इवॉल्व होता रहता है। हमें भी सीखना पड़ता है। हम लोग भी जो जर्नल वगैरह लॉन्च होते हैं उसको पढ़ते रहते हैं ताकि जो
जो न्यूनतम चीजें हैं, नवीनतम चीजें जो हैं आ रही हैं मार्केट में, उन्हें हम आगे फॉरवर्ड। तो ये डिजिटल मार्केटिंग होता है कि हम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स गूगल वगैरह पे अपने प्रोडक्ट, सर्विस, अपने बिजनेस या फिर अपने एनजीओ, ट्रस्ट, संस्था जो भी है, उनके कार्यों को, प्रोडक्ट को, सर्विस को वहाँ पे प्रमोट करते हैं। यानी कि एक तरह से एड कंपनी इसको मान लिया जाए, जो जी कंपनी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को थ्रू करती है, ताकि उनके टारगेटेड कंज्यूमर्स के पास वो प्रोडक्ट की पहुंच हो। एड कंपनी जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करती है, डिजिटल जी, जो कि एकदम लेटेस्ट में चल रहा है। जैसे मान लीजिए मेरी जूते की एक होलसेल की शॉप है जी, तो अगर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ इस चीज को थ्रू करिए जी, तो आप उसके लिए ऐड क्रिएट करेंगे। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारे कंज्यूमर की संख्या इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा जी। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन खर्चा क्या आएगा? सर एक्सपेंस मन में होगा, शायद हम लोग चर्चा करें और पहली बार लोगों के मन में आएगा कि खर्चा कितना है, क्योंकि ऐड के नाम पर आपको पता है टेलीविजन पर प्रति सेकेंड काफी लंबा पैसा खर्चा होता है। तो लोगों के मन में होता है कि हमारे बस की बात तो नहीं है ऐड देना जी। तो अगर उनको लगे कि कम पैसे में हम भी अपना ऐड करवा सकते हैं जी, तो ऐसे में आपकी कंपनी जो टेक्नो ऑप्टिमाइज है वो हेल्पफुल हो सकती है। सर मैं एक पैकेज बता दे रहा हूँ जो न्यूनतम पैकेज है, मोटे तौर पे बता दे रहा हूँ आपको। 5000 से हमारा पैकेज शुरू होता है जी, जिसमें 1 से 2 हफ्ते तक आपका एडवर्टाइजमेंट चलता है। हाँ, जिसमें कई सारे कस्टमर्स की इंक्वायरीज वगैरह, फुटफॉल वगैरह आपको मिलता है। हाँ, ये सिर्फ इस क्षेत्र के लिए है। अगर आप एक जूते की दुकान की बात कर रहे हैं तो आपके कस्टमर में छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग आदमी तक जिसको भी चप्पल जूते की जरूरत है वो सब आपके कस्टमर हैं। लेकिन यहीं अगर मैं किसी बुक की बात करूं जो सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बनी है, तो खास वर्ग के लिए बनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग में होता है कि उसके अराउंड हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसका हमारा अपना एक फ्रेमवर्क है। अब उसका जो कस्टमर होगा वो 18 साल से लेकर के या 16 साल का बच्चा हो सकता है, 16 साल से लेकर के जो एलिजिबिलिटी है यूपीएससी की, मान लीजिए 25 वर्ष है अगर मैं कहूँ तो 16 वर्ष से 25 वर्ष है। वो लड़का इंटर पास आउट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर हम ग्रेजुएट लेवल की किताब भेज रहे हैं। तो आजकल क्या है कि हम जब अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं तो सारी डिटेल्स हम देते हैं वहाँ कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं इस दिन ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैंने नई नौकरी पकड़ी है। तो ये सारे फिल्टरेबल है वहाँ पे कि हमारा ऐड सिर्फ उनको दिखेगा। तो ऐसे केस में अगर हम बहुत बड़े क्षेत्र की बात करें कि कोई हमारा जैविक खाद है, एक लोगों का हम लोग जैविक खाद पे करते हैं, तो जैविक खाद अब उनका जो मार्केट है पूरा यूपी एंड पूरा बिहार है, तो उनका मंथली एडवर्टीजमेंट का बजट 1.5 से 2 लाख का है। तो ये सारी चीजें हैं और डिपेंड करता है कि आपका मार्केट क्या है, आप इनको कैटर कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, एरिया कितना कवर और एरिया कितना कवर कर रहे हैं। एक स्कूल की बात करें तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का एरिया है। अगर हम किसी दुकान की बात करें तो एक रीजनल लेवल पे उसका एक्सपेंड होगा। तो ये सारी चीजें। डिजिटल मार्केटिंग आमतौर पर शहरों का खेल माना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में बैठकर आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? सर शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी कठिन था, क्योंकि मैं अकेले था और सारे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अगर कोई कस्टमर आ रहा है मीटिंग खुद करो, खुद ही उनका वेबसाइट बनाओ, खुद ही उसमें से समय निकाल के अगले कस्टमर को भी देखो, क्योंकि कैश फ्लो की भी चिंता है। एक स्टार्टअप ओनर के लिए होता है ना कि जैसे रावण के 10 सिर थे तो एक स्टार्टअप ओनर को अपने 10 हाथ बनाने पड़ते हैं, जिससे उसके 2 हाथ फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं, 2 हाथ मार्केटिंग मैनेज कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हैं, कुछ सर्विस भी सेटिस्फाई करना है। तो शुरू में तो काफी कठिन रहा है। मैं मीटिंग करने जाता था, शहर की तरफ अप्रोच मेरा ज्यादा रहता था, गोरखपुर दौड़ भाग मेरी लगी रहती थी क्योंकि अपना शहर है यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे करते करते हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए जो मेरे विजन को अलाइन किए, और क्योंकि स्टार्टअप में शुरू में आप उतना किसी को सैलरी वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि वो खुद ही सस्टेनेबिलिटी पे रहती है। तो कुछ लोग ऐसे मिले मुझे जिनका विजन मुझसे अलाइन किया, ताकि वो भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे। अब वो कहे कि भाई चलिए ठीक है, गंगा जी बह रही हैं, हम बीच में हो लेते हैं। तो एक उम्मीद, हाँ, एक उम्मीद के साथ वो लोग मेरे साथ जुड़े, तब से कुछ मैनेजमेंट मेरा आसान हो गया। अब अलग अलग
अलग अलग प्रोसेस मैनेज करने के लिए अलग अलग लोग हैं और हम लोग इसको बखूबी कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हम लोग ज़्यादातर जो मीटिंग्स होती हैं हमारी वो गूगल मीट के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होती हैं। और हमारे जो कस्टमर का एक कह सकते हैं कि जो एक्सपेंशन है, गोरखपुर से भी कस्टमर हमारे पास, नोएडा से, गुड़गांव से, दिल्ली से भी कस्टमर्स हैं और नासिक में हैं, एक हमारे वेस्ट बंगाल में कस्टमर हैं, कानपुर, लखनऊ। मतलब आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, उसमें पकड़ है आपकी, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह हो। डिजिटली सबसे कनेक्ट करके डिजिटली पूरा विश्व आपके मुट्ठी में है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप हम लोग अपना एडवर्टीजमेंट रन करते हैं अपनी कंपनी के, जो हमारी सर्विसेज हैं उसे भी हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पूरे प्रदेश में करते हैं। वहाँ से हमें इंक्वायरीज वगैरह आती हैं तो हम उनसे कनेक्ट करते हैं गूगल के थ्रू। व्हाट्सएप वीडियो कॉल काफी आसान हो गया है, तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रपोजल वगैरह सेंड करके अपना काम करते हैं। तो ये रहा। तो ज्यादातर काम अभी शहरी क्षेत्रों से मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति क्या है? सर, अगर मैं इसको एक ए बी टेस्टिंग, ए अगर हम रूरल को रखें और बी अगर हम शहर को रखें, तो ये कैटेगरी में ज्यादातर स्कूल्स। अच्छा। क्योंकि यहाँ के स्कूल्स थोड़े बहुत वेबसाइट एंड डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के अवेयर है, और चूंकि सीबीएसई ने मैंडेट कर दिया है कि आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिलता है। स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड कुछ स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स के जो ओनर होते हैं वो इटसेल्फ रिसर्च करते हैं क्या हम करवा सकते, क्या करवा। तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र के स्टार्टअप्स मेरे साथ। अगर हम बड़े ब्रांड्स की बात करें, कुछ बड़े ब्रांड्स में यहाँ नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो हमारे डिस्क्लोजर में रहता है। अच्छा। तो जो बड़े ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं वो अधिकतर शहरों से ही आते हैं। क्योंकि देखिए, गाँव में अगर मैं कंपनी फिलॉसफी की बात करूँ तो गाँव में शुरू करने के पीछे रीजन ये था कि गाँव में एक अवेयरनेस, यहाँ के लोगों को यहीं पे जॉब मिल जाए, जिसमें एटलीस्ट नहीं कुछ तो पीएफ वगैरह की सुविधाएं उनको गांव में मिल जाए। तो ये सब के लिए मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी शुरू करी है। बाकी जो हमारे कस्टमर हैं अभी तो जो एक कह सकते हैं कि आप जो पैसा ज्यादा घूमता है वो शहरों में ही घूमता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग का शहरों से ही। मैं अपने गाँव के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्केलेबल बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक क्रांति है और निकट भविष्य में भी यह क्रांति और विस्तारित होने वाली है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। एक नया क्षेत्र है और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इनके जैसे युवा उद्यमी जो हैं वो आपके साथ बहुत ही कम पैसे में जुड़कर, क्योंकि मैं मार्केटिंग को समझता हूं कि जहां कंपनियां करोड़ों अरबों खर्च करती हैं और पूरा टीवी, न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र ऐड के पैसे पर ही चलते हैं, इन लोगों की प्राइस काफ़ी लो है और आप चाहें तो अपने बिजनेस को ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके बेहतर बना सकते हैं। आज के दौर में ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बेरोजगारी, तकनीक का अभाव या सही मार्गदर्शन की कमी। आप क्या मानते हैं कि जब इतने अवसर उपलब्ध हैं फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बेरोजगारी कैसे है, और आपका जो क्षेत्र है बेरोजगारों के लिए क्या अवसर प्रदान कर सकता है? सर, सबसे पहले आपने दो क्वेश्चन में पूछे हुए। जी। तो सबसे पहला ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी अभाव है या मार्गदर्शन की कमी है। तो इसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जाने अनजाने में, स्कैरसिटी में या फिर डर में, यहाँ के समाज ने, जो पुरानी पीढ़ी है, मतलब अगर मैं बात करूं तो अभी मेरी एज 28 साल है, तो जो मेरे पापा यानी हम लोगों के पहले की पीढ़ी जो है, एक गार्जियन वाली पीढ़ी आप कह सकते हैं। देखिए, मैं आज़ादी पे चलता हूँ। आज़ादी के बाद से हर गांव के लेवल पे 2-3 सरकारी नौकरियां आई थी। ये तो आपको पता है, जब गठन हुआ तो हर गांव के स्तर पे 2-3 सरकारी नौकरियां आई थी। और जो लोग सरकारी नौकरी नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है आज़ादी के बाद से उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजें डेवलप नहीं थी, तो जो लोग सरकारी नौकरी में थे उनका जीवन काफी अच्छा रहा। तो उसे देख करके हमारे दादाजी वाला जो पीढ़ी है उन्होंने कहा कि हाँ, सरकारी नौकरी अच्छी है, उसके बाद इसका बाद। तो एक थोड़ा सा ये है कि गांव के जो युवा हैं और उनके जो गार्जियंस हैं, जो फैमिली है, बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है कि ये सरकारी नौकरी ही करें। हाँ, मैक्सिमम लोग। जी, आजकल आप देखिए लाइब्रेरी में घंटों बिता देना, 8-8 घंटे 9-9 घंटे लड़के अपना दे रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत को सलाम भी है। लेकिन सर, जरूरी नहीं कि सभी लोग एक ही रास्ते पे निकल सकते।
ये जो भेड़ चाल है ये कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत में ज्यादा है, शहरों में तो अवेयरनेस आ रहा है, लेकिन गांव के बच्चे एकदम लगे हुए हैं कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। अब इसमें सब छूटता क्या है उनसे, वो लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने के साथ साथ अगर वो अपने स्किल्स पे काम करें, स्किल्स पे काम करें, कुछ नई तकनीक के बारे में वो जानकारी रखें, कैसे हम कंसल्टेशन दे सकते हैं, अलग अलग चीजें। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा गवर्नमेंट जॉब प्लान ए है तो हम प्लान बी एंड प्लान सी भी तैयार करें। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में जैसे अब आजकल देखिए कुछ लड़कों को नहीं कुछ तो एक इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं, उनके 10-20 के फॉलोअर्स रह रहे हैं तो छोटे मोटे ब्रांड से उनको पैसा मिलना शुरू हो जा रहा है। बिल्कुल गलत नहीं है, उनका अपना स्किल था, तो एटलीस्ट देयर प्लान बी प्लान सी होना चाहिए। और उसी की कमी में जो है यहाँ पे दिक्कत है। और अंततः 30 वर्ष के बाद जब उनकी एज खत्म हो जाती है सरकारी नौकरी के लिए, तब वो कुछ और ट्राई तो उसके बाद से वो या तो टीचर बनते हैं, सही बात, या वो मतलब उनके पास कोई स्किल के अभाव में वो रेफरेंस में कहीं जॉब, या फिर एक मीडियोकर लाइफ उनके लिए रखी रहती है। मीडियोकर लाइफ ही उनको जीना पड़ जाता है। यानी कि शुरू से हम लोग लकीर के फकीर हो गए सरकारी नौकरी के पीछे। जी, ट्रेंड बदलना चाहिए इस चीज को। किसी की भावना ये बात तो सही है कि अभी हम लोग एक बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति आए थे, गिरी जी। अच्छा। उस समय भी मैं पिछले पॉडकास्ट में बेरोजगारी पर चर्चा कर रहा था। अब देखिए भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 40-50 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और पूरी जनसंख्या का 1% भी सरकारी पद नहीं है जी। यानी सरकारी पदों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 1 से 2% के बीच में आ रहा है। 2 से 3 करोड़ मैक्सिमम जॉब्स हैं सरकारी जी। तो बाकी जो लगभग 99% लोग हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है। तो हम जैसे आपने कहा कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेके जाना है, हमारे दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया कि हमको नौकर बनना है, नौकरी करने, अपना कुछ नहीं करना जी। एक उद्यमी, जैसे भले ही आपका स्टार्टअप छोटा हो बड़ा हो बात की बात है, लेकिन मैं आपको एक उद्यमी मान रहा हूँ। आपने कुछ एक शुरू किया, आपने अलग सोचा और आपने कई लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कर दिया। चाइना हमसे आगे क्यों जा रहा है? इसीलिए जा रहा है कि वहाँ उद्यमी ज्यादा हैं, नौकरी करने वाले कम हैं। हमारे यहाँ ठीक उल्टा है, सबको नौकरी चाहिए, रिस्क कोई नहीं लेगा। इस बिंदु पर अगर आप नई पीढ़ी को कुछ सजेशन देना चाहें। सर चूंकि अगर आप देखेंगे तो एक रीजन तो सरकारी नौकरी वाला है, दूसरा रीजन क्या है कि अगर कोई अपना उद्यम शुरू करता है तो फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि शुरू में उनके पास जो स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब एंटरप्रेन्योरशिप भी एक स्किल है, उद्यमिता एक आपका गुण है, उसे आपको सीखना पड़ता है। अब उसमें यह है कि हमने अपना बिजनेस शुरू किया तो सबसे जरूरी चीज होती है कि हम एक यूनिट इकोनॉमी करके चीज आती है कि एक रुपए। मैं शुरू में बहुत परेशान रहा हूँ इस चीज से। साल 2 साल पहले मैं इसको इम्प्रूव कर पाया हूँ कि 1 रुपए का ट्रैक में रखूँ, 1 रुपए कहाँ खर्च हो रहा है वगैरह वगैरह। तो बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं है, और कई सारे फेलियर लोगों ने देखे अपने समाज में, तो एक डर सा हो गया कि अपना शुरू करेंगे तो कहीं हम उनकी तरफ बर्बाद ना हो। क्योंकि सफलताओं की कहानी कम है, तो एक चीज वो भी है। एंड जो आपने कहा कि रिस्क लेने की वाली बात है, तो रिस्क आप लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, क्या हम इसे सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट जॉब में भी है, हम तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं मेरा हो सिलेक्शन ना हो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत सारे तो हर जगह है। तो वही चीज इसमें भी है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष दिखता है, उसमें अप्रत्यक्ष दिखता है। उसमें मोटिवेशन ज्यादा है। आजकल देखिए सारे टीचर्स आके, बच्चा अगर अपना कुछ शुरू भी कर रहा है तो आके किसी ने मोटिवेट कर दिया है। नहीं, देखिए टीचर भी अपना बिजनेस कर रहा है। हाँ, उसको पढ़ाना है, पढ़ाना भी अब बिजनेस हो गया, सेवा नहीं रहा है जी, बिजनेस हो गया। तो हम बार बार दिमाग में ये डालेंगे कि पढ़ो 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 पढ़ो, तभी ना हमारा बिजनेस चलेगा जी। चाहे कोचिंग का बिजनेस हो, स्कूल का बिजनेस हो। अब सवाल उठता हम क्यों पढ़ें? तो भाई सरकारी नौकरी करनी है, IAS बनना है, PCS बनना है। हम बच्चों के दिमाग में शुरू से ये नहीं कर रहे हैं कि आपको एक उद्यमी बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है। ये तो हम उनको बता ही नहीं रहे हैं जी। स्किल डेवलपमेंट आई, सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल योजना चलाया,
मुख्यमंत्री कौशल योजना चला, सबका सब फ्रॉड हुआ, प्रशिक्षण के नाम पर लूट हुआ। कहाँ गए वो स्किल डेवलपमेंट करने वाले लोग? तो योजनाएं दी भी जा रही हैं, लेकिन फ्रॉड के चलते भी बच्चे उस क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे कि जब आप हमसे मिले थे तो चर्चा हो रही थी कंप्यूटर एजुकेशन की जी, कि वर्तमान में जो कंप्यूटर सेंटर गांव-गांव खुले हैं जी, तो क्या वो सही एजुकेशन दे रहे हैं कि बस वो भी लकीर का फकीर बना के छोड़ रहे हैं? सर वो सही एजुकेशन उनके हिसाब से सही है, लेकिन सही गलत कहना है गलत होगा। परिस्थितियों के हिसाब से वो पुरानी एजुकेशन दे रहे हैं, पुरानी एजुकेशन। वो 2005 की चीज 2026 में सिखा रहे हैं, जो कि एक तरीके से ट्रेजेडी है। ये त्रासदी वाली चीज है, बहुत चिंताजनक विषय है। पहली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन काम को सेकंड्स में कर देता है। और इसीलिए आप देखेंगे, आपने सुना होगा ले ऑफ हो रहा है एम्प्लॉइज का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, अब कंपनियां उसको ऑटोमेट कर दे रही हैं। तो ऐसे में इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर है नहीं। हमें टाइपिंग करना आता है, अब टाइपिंग की उतनी जरूरत नहीं रह जाएगी आने वाले निकट भविष्य में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को भी अगर इवॉल्विंग नेचर रहा होता समाज का कि हम समय के साथ बदले, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट समय के साथ बदलें, स्कूल में जो हमारी शिक्षा पद्धति है, अब मैकाले की शिक्षा पद्धति हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। मैं शायद उतना बड़ा या छोटा हूँ ये सब बोलने के लिए, लेकिन ये दिक्कत है। मैकाले कभी सही थे, आज के परिस्थितियों में सही नहीं है जी। वो एक अलग तथ्य है, एक अलग बहस। यानी कि आपको लगता है कि गांवों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस उन्हें सही प्लेटफॉर्म या स्टेज नहीं मिल रहा। गांव में सर टैलेंट की कमी नहीं है, लोग अपना कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक डायरेक्शन नहीं मिलता है कि वो सीखे कहाँ से। सीखने के लिए सबसे बढ़िया सोर्स आज है यूट्यूब। बट यूट्यूब पे हम वही चीज सीखें, जैसे देखिए हम खाना खाते हैं, तो अगर कोई बंदा है खाना खाता है तो हम कुछ भी तो नहीं खा लेते हैं। एक हमने उस पर फिल्टर लगाया हुआ है कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना है। तो यूट्यूब पे भी जो लोग स्क्रॉलिंग करते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, तो ये गलत है कि हम कोई भी वीडियो देखने लगे। जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, आखिर आपकी आंखों के द्वारा आपके मस्तिष्क में सूचनाएं जा रही हैं, तो इन्फॉर्मेशन वही कंज्यूम करिए जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। तो यूट्यूब से काफी सारी चीजें आप सीख सकते हैं, जो एडवांस चीजें चल रही हैं वहां से आप सीख सकते हैं। नहीं तो जो मैंने सीखा, मैंने सबसे पहले गूगल से अपनी लर्निंग शुरू की। गूगल का एक गेट लर्न विद गूगल उस समय चलता था। सबसे पहला सर्टिफिकेशन मेरा गूगल डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट था। देन लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेसेस एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो लिंक्डइन के थ्रू मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग फाउंडेशन, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये सारे सर्टिफिकेशंस मैंने वहाँ पे लिए। और सारी जो अगर हम कहें तो जो योगदान है मेरी शिक्षा का मेरी कंपनी में, तो सिर्फ जो गणित के हमारे शिक्षक थे और जो हमारे अंग्रेजी के टीचर। गणित के शिक्षक में यूनिट इकोनॉमिक में जो मैं जोड़ घटाना करता हूँ उसमें काम आता है, और अंग्रेजी के जो शिक्षक थे कम्युनिकेशन में हमारी मदद किए हैं। बाकी सब मुझे व्यर्थ लगता है। पढ़ाई मैंने क्यों की है? मान लीजिए केमिकल के क्षेत्र से सीधे डिजिटल बाकी जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, मैंने कहीं कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का रास्ता नहीं देखा। यहाँ तक कि मैं कभी इसी ऐसे कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ पाया जहाँ पे कंप्यूटर लैब भी सही से हो। ये सारी चीजें मैंने खुद से, यहाँ तक कि मैंने अपने अंकल के लैपटॉप से सीखनी शुरू की थी। वो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो उनके पास लैपटॉप हुआ करता था, मैं उनके घर जाकर के गूगल के थ्रू इन सारी चीज़ों को सीखा करता था। तो सीखने वाले को कोई रोक नहीं पाएगा। और आजकल मोस्ट ऑफ द चीज़ें, अगर आप कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं डिजिटल के क्षेत्र में या फिर नई चीज़ें जो चल रही हैं, तो उसको आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, उसमें किसी का कोई रोक नहीं है। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि गाँव की गूंज के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि वो डिजिटली बहुत सारी चीज़ों को फ्री में अवेल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और वहाँ से सर्टिफिकेशन भी पा सकते हैं। अगर उनको जॉब भी करना है तो अपने रिज्यूमे में उस सर्टिफिकेट को डालेंगे, तो एक फिल्टर वो भी हो जाएंगे कि हाँ ये लड़का कुछ अलग किया है। तो ये चीज़ फालतू रील्स, फालतू चीज़ें देखने से बेहतर है कि कुछ ऐसा चीज़ देखा और पढ़ा जाए जो आगे चल के जिंदगी में काम आए। ग्रामीण युवाओं के लिए इसमें सबसे जरूरी बदलाव क्या होना चाहिए आपके नजरिए? सर इसका बहुत छोटा सा जवाब है मेरे पास जी। सबसे पहले कि सरकारी नौकरी को प्लान बी या प्लान सी कर दें। प्लान ए अपने स्किल को करें, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी कम है। एंड अगर वो अपना कुछ शुरू करना चाह रहे हैं
तो सबसे गोल्डन इरा कह सकते हैं आप अपना कुछ शुरू करने के लिए, क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम देख लीजिए, मुद्रा लोन देख लीजिए, एंड अगर मैं फंड्स की बात करूं स्पेशली, और अगर स्किल ट्रेनिंग की बात करूं तो सरकार के द्वारा बहुत सारी ट्रेनिंग चलाई जा रही है। अगर आपको पढ़ाई करते रहना है, अब मैं अभी करंटली MBA कर रहा हूँ, और चूंकि मेरी केमिकल इंजीनियरिंग पर मैंने पढ़ाई छोड़ा नहीं, मैंने पढ़ाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से BBA किया, अभी मैं वहाँ से MBA का छात्र हूँ, तो मेरी शिक्षा भी चल रही है साथ साथ में। तो आप ओपन यूनिवर्सिटी का सहारा ले सकते हैं चीजों को सीखने के लिए। मतलब आपको कई सारे प्लान्स बनाने पड़ेंगे फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि अनप्रिडिक्टेड फ्यूचर है, कहाँ हम सफल होंगे, कहाँ सफल होंगे। तो एक निराशाजनक जीवन जीने से बेहतर है कि हम अभी 20 से 25 वर्ष की उम्र में 2-3 चीजों पे काम करें, कोई एक हमारी सफल हो सकती है। कौन सी? लाइक एक अपना जॉब का एरिया हो गया, दूसरा हम एक स्किल पे तो जरूर काम करें। कोई स्किल मेरे पास होनी चाहिए। सर एक कुम्हार है, वो कभी भूखा नहीं मरेगा जब तक जीवन है, जब तक बढ़ई कब तक। हम लोगों ने इनको लेबर कैटेगरी मानते हैं हम, जबकि लोग बहुत बेहतर है, कुछ भी करेंगे इनके पास 2 पैसा आना है, क्योंकि इनके पास स्किल है। अब उस स्किल कई तरीके की स्किल हो गई है, सिंगिंग एक स्किल है, डांसिंग एक स्किल है, अलग अलग तरीके की। अब मैथिली ठाकुर का उदाहरण देखिए, वो लड़की बस गाना गाती थी यूट्यूब पे, आज वो विधायक बन के बैठी है। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात उसका किस्मत चमक गया, उसने अपने स्किल को मोनेटाइज किया। अच्छा, स्किल सीखने के साथ साथ उसका मोनेटाइजेशन बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत कलाएं हैं, मैं कमा 1 भी रुपया नहीं रहा हूँ, ये भी दिक्कत। स्किल मोनेटाइज होगा जब हम उसे मार्केट में लेके जाएंगे, उसके थ्रू कुछ इनकम क्रिएट करेंगे। तब अगर हम अच्छा गाना गाते हैं तो हम एक म्यूजिक क्लास चला सकते हैं, अगर हमें संगीत में अच्छी नॉलेज है, जो मतलब स्किल प्रकृति ने आपको दिया है उसको डेवलप करें। नहीं, स्किल कुछ आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। जैसे वेबसाइट डिजाइन मैंने कहीं HTML CSS जावा वगैरह के बारे में कहीं नहीं पढ़ा, ये सब मैंने ऑनलाइन सीखा। मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था सीखने के सिवा क्योंकि मैं ऐसे लाइन में आ गया था। अब होता क्या है कि इंजीनियरिंग में 1 साल का भी गैप आ गया अगर उसमें CV रेज्यूमे में, अब कोई जॉब नहीं मिलनी है। तो गाँव में बिजनेस की संभावना आप क्या देखते हैं? क्या यहाँ करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? क्या सारे संसाधन मौजूद हैं? और बिल्कुल किया जा सकता है। आप संसाधन की बात करते हैं तो आजकल सबसे बड़ी संसाधन बिजली हो गई। ये सारी चीजें जो बेसिक भौतिक रूप से जो संसाधन हमें चाहिए, इंटरनेट वो तो है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड वगैरह आप सारे कनेक्टेड हैं। पहले बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और आने वाले समय में आप देखिएगा, शायद मैं सही हूँ गलत हूँ, अपोजिट पलायन होगा, शहरों से लोग गाँव में आएंगे और आना शुरू भी कर दिए हैं। नहीं, लग तो रहा है कि यही होने वाला जी। तो गांव में अपॉर्चुनिटी है सर। अगर देखिए, सारी चीजें शहर में नहीं है, गांव में भी बिजनेसेस हैं, गांव में भी छोटे छोटे उद्योग हैं जी। और ये समूह योजना के तहत बहुत छोटे छोटे उद्योग खुले हुए हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं अपने लिए अगर मैं कहूँ तो गांव में भी अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते आप उसे किस नजरिए से देखते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। सरकार ऐड तो कर रही है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन जो अभी वर्तमान में युवाओं के माइंड सेट है, उनको नौकरी करना है, इस पर भी हम लोग एक बार चर्चा कर रहे थे। आप युवाओं को क्या सलाह देंगे? नौकरी की तलाश में शहर भागना सही है या अपने गांव में ही अवसर पैदा करें? वैसे तो आपके माइंड सेट से मुझे लग रहा है कि गांव में ही नहीं, युवाओं के लिए सलाह ये है जी जो उनके पास सारे ऑप्शंस हैं जी, वो शहर जा सकते हैं या गांव से, लेकिन वो भेड़ चाल का हिस्सा ना बने कि सब हुआ क्या कि सारे युवा शहर चले गए या फिर सारे युवा गांव में ही करने लग गए। समझ रहे हैं? एक बैलेंस लेके चले हम अपने लाइफ में, और थोड़ा सा अपने दिल की भी सुने कि मैं क्या असल में करना चाहता हूं। कहाँ आप बेहतर एडजस्ट हो सकते, कहाँ बेहतर एडजस्ट हो। सर लोग घूम के पैसा कमा रहे हैं। एक कैमरा ओपन किया मैंने, ट्रेन के बारे में बताना शुरू कर दिया, ट्रेन से घूम रहे हैं और वो करोड़ों में। आज IRCTC को देखिए, IRCTC पहले मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के लिए टीवी चैनल्स को पैसा देती थी, और पिछले साल IRCTC ने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को, जो नई ट्रेनें वो लॉन्च कर रही हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रही हैं। और उनके पास कोई जरूरी नहीं, उनके पास डिग्री कोई पूछ ही नहीं रहा है, आपको फॉलोअर्स कितने मिल रहे हैं, सारा खेल वही है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप घूम के भी पैसा कमा सकते हो, आप गाना गा के पैसा कमा सकते हो। स्किल्स को मोनेटाइज करना सीखिए। मेरा मन शुरू से था कि कब मेरे घर लैपटॉप आ जाए और मैं उसके कीबोर्ड पे खूब हाथ फेर लूं। कहीं ना कहीं छोटी सी जो चाहत थी, आज ऐसा हो गया है कि उसी पे हम लोग रहते हैं। तो ये है कि अपने दिल की बात सुने वो, और कुछ वही प्लान बी प्लान सी वाली बात है कि कुछ एक्स्ट्रा करें लाइफ में। अच्छा, इंटरनेट की दुनिया ने जी, जैसा कि आपने बताया,
गांवों और शहरों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया है जी। तो अब चाहे आप गांव से बिजनेस करें जी या शहर से करें, कोई खास अंतर अब रह नहीं गया। इसलिए जहां आप सुटेबल महसूस कर रहे हैं वहीं से अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। सरकार पर डिपेंडेंसी या सरकारी नौकरी के लिए ही पूरा अपना करियर खत्म कर देना ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल। अगर किसी के पास कम संसाधन है तो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है? और सर मेरे पास ही एक लैपटॉप ही था, एक लैपटॉप से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। वो भी लैपटॉप मेरा EMI पे था। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज होती है संसाधन धीरे धीरे आप बना लेते हो। कोई भी बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें ज्यादा लागत है, उसे छोड़ के अगर हम अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो एक होता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। उस स्टेज तक आपको जाना होता है, या आइडिएशन स्टेज तक कि आपके पास एक आइडिया है। अगर आपका आइडिया बहुत तगड़ा है तो न्यूमरस एजेंसीज हैं, VCs हैं, आप जाकर उनको पिच करिए, उनको अपना आइडिया दिखाइए। आप वो एक बिजनेस प्लान कैनवास तैयार करिए, स्टार्टअप का प्रपोजल तैयार करिए। आप बैंक के पास जा सकते हैं, आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को बता सकते हैं कि मेरे पास एक पर्टिकुलर बिजनेस प्लान है, मैं इसे शुरू करूं ना करूं, अगर शुरू करूं तो आप मेरी हेल्प करोगे नहीं करोगे। तो संसाधन सर बनाना पड़ता है। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है कि एक वर्क प्लेस तो मेरा होना ही होना चाहिए जहाँ मैं काम करूंगा। तो संसाधन आपको बनाना पड़ेगा। उससे सबसे जरूरी ये है कि साथ में अगर हमारा जॉब भी चलता रहे या फिर हमारी फैमिली में एक लोग जॉब कर रहे हैं, चलिए ठीक है, उनसे कुछ पैसे की, क्योंकि बिजनेस में सीधे से पैसा लगना होता है। बिल्कुल। तो वहां से हम ले लें, उनसे कुछ पैसे हमने लिए, हमने अपना संसाधन मतलब एक छोटा सा सेटअप तैयार किया। मैंने सबसे पहले क्या किया कि एक छोटा सा सेटअप तैयार किया जहां से मैं काम करना शुरू किया। धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं अकेले था, आज 5 लोग हैं। पहले एक सिस्टम था, आज हमारे पास पता नहीं कितने सिस्टम हम लोगों ने चला के दरकिनार कर दिए। तो सारी चीज चल रही है। पहले एक कस्टमर थे हमारे पास। पहला कस्टमर मुझे याद है कि मैं एक बार कसिया दौड़ते हुए मीटिंग करने गया था, मेरे पास बाइक भी नहीं थी, बाइक में मांग के चलता था। तो संसाधन जब आप शुरू करेंगे तो संसाधन की जो नीड पड़ती है उसे आपको पूरा करना है। आप उसे रेंट कर सकते हैं, आप उसे किसी से मांग सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन यह एटलीस्ट कि तब तक आप संसाधन पे ज्यादा इन्वेस्ट ना करें जब तक आपको वैलिडेशन ना मिले कि हाँ ये करने लायक है कि नहीं। तो इस संसाधन की जहाँ तक बात थी, आपने कहा कि जो मिले उसी से शुरू कर देना चाहिए। शुरू तो करिए पहले। हम लोग भी जब इस चैनल शुरू किए तो एक सज्जन है नजमी औजेर, अच्छा, उनसे ऐसे ही फोन पे वार्ता हो रही थी जी। तो उन्होंने कहा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक है तो क्यों ना आप एक चैनल शुरू करें, क्योंकि हम लोग फोन पे कोई राजनीतिक बहस कर रहे थे जी, जिसमें मैं सवाल कर रहा था वो जवाब दे रहे थे। तो फिर जब बात क्लिक की थी, हुआ संसाधन क्या है मेरे पास, तो ये हुआ कि मोबाइल तो है ही, इंटरनेट अवेलेबल है, कुछ और संसाधन जुटाने थे जो मैंने इकट्ठा किया, जो आपके सामने जी। और इसी से हम लोगों ने शुरू किया, जबकि मैं फॉलोअर शब्द भी उतना नहीं जानता था जी। लेकिन जब से मैंने शुरू किया है और ठीक ठाक फॉलोअर हो गए, भले ही मोनेटाइजेशन अभी नहीं हुआ है जी। वो हो जाएगा, यह विश्वास है जी। तो जो भी संसाधन हमें प्राप्त हो उसी से कार्य आप शुरू करें। निश्चय ही जब आप अपने पथ पे अग्रसर होंगे तो रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। चलते चलाते आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के ग्रामीण युवाओं के लिए आप अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? और संदेश यहाँ के युवाओं के लिए है सर कि एक आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी जी जी जी, वो पूरी मूवी इसी आइडिया पे सेंट्रलाइज्ड है जी जी जी। पोयम का एक सेंट्रल आइडिया होता है कि उसका पूरा सार क्या है। तो उस मूवी का अगर हम सार देखें, सेंट्रल आइडिया उसका देखें हम, तो यही होता है कि उसमें 3 लोगों की कहानी होती है। अब तीनों में लोग देखते हैं कि तीनों जॉब पे आए होते हैं, लेकिन इसमें जो एक फरहान एक्टर है वो फोटोग्राफी में काफी अच्छा होता है बिल्कुल, लेकिन समाज ने उसे इतना दबाया होता है तो इंजीनियर बनने चला जाने अनजाने उसके पिताजी भी। अब पिताजी की इसमें कोई गलती नहीं है,
वो चाहते हैं उसका फ्यूचर अच्छा हो, इंजीनियर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अच्छी नौकरी होगी। लेकिन उसके पास देखिए स्किल थी, उसने कुछ फोटोज क्लिक करके रखे थे, मूवी में ही दिखाया गया। और उसके मित्र वो जो रहता है आमिर खान, रेंचो, उसने क्या किया कि उसको स्पीड पोस्ट कर देता है एक बड़े फोटोग्राफर को, और उसे पसंद आती है और वो पागल हो जाता है। अभी इसे मूवी की कहानी कही है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसी घटनाएं चलती हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास स्किल होती हैं, कभी कभी हमें पता नहीं होता है और हम एक भेड़ चाल का हिस्सा बने रहते हैं। तो युवाओं के लिए संदेश ये है कि अगर वो अपना कुछ करना चाह रहे हैं तो उधर भी वो अपना हाथ, उधर भी वो अपना एफर्ट्स डालें और जॉब पे भी एफर्ट डालें। मतलब ऐसा ना हो कि हम हताशा के सिवा और कुछ ना रह जाए अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है तो। जी। आप क्या कोई ऐसा कार्यक्रम भी चला रहे हैं जिसमें बच्चों को थोड़ी सी मार्गदर्शन दिया जाए या फिर ट्रेनिंग दिया जाए इस टाइप की? सर एक्चुअली हुआ क्या कि हमें एक बंदा हायर करना हो, अगर एक लड़का या लड़की जो अच्छा काम कर ले हमारे फील्ड से रिलेटेड, तो हमें बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। कई दिनों तक हमारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, बहुत हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन अगर मैं रियल में कहूँ कि किसी के पास स्किल है जो हमारे पास काम की, तो वो हमें मिलता ही नहीं गाँव में। ये भी एक चैलेंज है गाँव में बिजनेस करने का। तो इसके लिए हमने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, एंड उसके लिए हमारे पास कई सारे एप्लीकेशंस भी आए हुए हैं। हम लोग गांव में एक स्किल ट्रेनिंग लेके आए हैं 45 दिन का। अच्छा। जिसमें से ये उनके लिए है जो या तो इंटर पास हैं, ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ में उनके पास कंप्यूटर की अच्छी जानकारी पहले से है। तो उन्हें हम जो जिन स्किल्स की नीड हमें है या फिर हमारी जैसी कंपनियों को है, इन द चांस की अगर वो हमें ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर हम उन्हें सिर्फ स्किल दे दिए और वो कहीं और भी अप्लाई करते हैं तो उन्हें बहुत काम आए। तो हम एक स्किल ट्रेनिंग रखे हुए हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट वगैरह सिखाने का हम काम अपने एजेंसी पे कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। तो 45 दिन का कुछ फी वगैरह है? फीस काफी नॉमिनल रखा गया है। ये सिर्फ उनके सीरियसनेस के लिए है कि ताकि वो एक इस क्लास को काफी सीरियस है। जब तक आदमी कुछ पैसा पे नहीं करता है उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलती, गंभीरता नहीं आती। उसके लिए काफी एक मिनिमल रखा गया है। देखिए जो एजेंडा है इस क्लास का हमारे लिए, इसका जो एंड रिजल्ट क्या होगा, तो हमें तलाश है 2 या 3 एम्प्लॉइज की जो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम इस क्लास को ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे प्रॉफिट कमाने का कोई मुद्दा हमारा नहीं है। हमारा जो बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर है डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड हमारा इनकम का सोर्स है। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और जो नई AI तकनीक सीखना चाहते हैं और इंटरनेट की दुनिया से पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपसे आप जुड़ें, इनसे ट्रेनिंग लें और शुरुआती दौर में जैसा कि खुद कर रहे हैं कि आपको काम प्रोवाइड करेंगे, और यदि बड़े पैमाने पर कंपनी स्केलेबल होती है तो उसमें आपको काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, एक नया क्षेत्र भी जानने और समझने को मिलेगा। मनीष जी, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप ही जैसे लोगों के लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म की रचना की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे डेवलप किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के जो बेहतर लोग हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको कैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म तक ले आऊं। हालांकि मेरे पास भी अभी संसाधन की कमी है, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं बुला पा रहा हूं, लेकिन जल्दी ही यह कमियां मैं दूर कर लूँगा। और आप जैसे युवा उद्यमियों, अभी एक माइंड रीडर हैं, मैं नाम बहुत जल्दी लूँगा उनका, अपने ही परिक्षेत्र के, और उनका इंटरव्यू बहुत जल्द, मतलब 10 से 20 दिन के अंदर शूट हो जाएगा। और वो भी एक देखिए कला है, माइंड रीडिंग भी एक कला है जिसको एक बड़ा बाजार मिला हुआ है। चाहे कई लोग धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और या सुहानी शाह जैसे एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू होना है। तो आपको फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे चैनल को समय दिया और हमारे ग्रामीण युवाओं को कुछ आपने बताया, एक रास्ता दिया, एक सुझाव दिया। और उम्मीद है कि हमारे इस क्षेत्र के जितने भी हमारे दर्शक हैं इनसे फ़ायदा लेंगे। तो आप सभी दर्शकों को हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। नमस्कार।